आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो कई विषयों पर बहुत अहम जानकारी देने जा रहे हैं। तो 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्य कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज़ करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट NDC NOC सब जारी किया जाता है ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहाँ भी लोग NOC NDC, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो NDC मिल जाएगा और NOC स्वाभाविक है नियमित होते ही वो NOC हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएँ देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे हम विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है ये डेवलपमेंट ना हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करें। इसी प्रकार से दूसरा एक जो विषय है वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी। तो जब बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर हैं, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये हम पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूँकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है उसका 97 करोड़ और 89 लाख, लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा और ये सबको RTGS के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज़ कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपए बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। हाँ, सब जिलों का डाटा है हमारे पास।
हाँ, उसमें जो जिन जिलों में ज़्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अम्बाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, महेंद्रगढ़ नहीं पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अम्बाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10 जिले। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहाँ इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में ये हुआ है। इसके साथ आगे है एक घोषणा, आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज़ करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज़्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं, अविवाहित में भी कई बार होता तो ये है कि हमारे पास अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। अभी ये 14-15 हज़ार के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं, जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उसका हम आवेदन मांगेंगे। क्यों, ये अभी से आवेदन है? नहीं सर, पीपीपी करने के बाद पैरेलल चला रहे हैं सर। हाँ, तो ये अभी तक तो पीपी से निकाला है, कोई आवेदन लिया नहीं है, लेकिन अब पीपीपी का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में आवेदन भी लेंगे कि कोई रह ना जाए, इस प्रकार का ये सारा किया जाएगा। SMS सभी इनको सबको SMS जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है, पेबल इन जनवरी। वार्षिक जैसे 3,000 रुपये है तो ये 15,000 रुपये लोगों का जो जाएगा, तो 3,000 का मतलब हिसाब लगा लें, 15 45 4.5 करोड़ रुपये महीना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अभी 2750, लेकिन अगला महीने से 3,000 हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको मालूम नहीं है? हाँ, अभी ये दिसंबर की 2750, लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का, जैसे ओल्ड एज, इसका पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन, जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है, विधवा है, चाहे उसमें कैंसर की है, या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये सारा मिलेगा। और इसमें जो इनकम का, जैसे हमने पहले पता ही है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3 लाख रुपया वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपया ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक है। लेकिन अविवाहित की वो 180 ही रखी है कि 180 से कम है तो उनको ये मिलेगी। 60 वर्ष तक ये मिलेगी। 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक सूचना है कि हम HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे, तो उसके लिए भी ऑनलाइन हो रहा है, तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, फिर तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये पासवर्ड ना बता देना किसी को। कितनी लगती है OTP? इसका सर ड्यूअल है, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन, OTP भी आता है, पासवर्ड प्लस OTP दोनों।
OTP तो उसी के पास आएगा जो दबाएगा, वो चाहे देख भी ले, अगली बार अगला दूसरा OTP नया आएगा। बहुत सी कैटेगरीज होती है, उसके अंदर करते हैं। अब तो धीरे धीरे जेल मैनुअल में ये भी आ गया कि ओपन जेल्स बनाने जा रहे हैं। ओपन जेल में क्या, कैदी है उसको कहते हैं ठीक है भैया आप बाहर जा करके खेत में काम करके आओ, अपनी दुकान पर काम कराओ, नौकरी करनी वहाँ करके आओ, शाम को अपना जेल में आ जाओ। सर आपने करप्ट ऑफिसर्स को नेम एंड शेम करने के लिए कहा है कि फोटोज लगाए उनके, पर जो कोर्ट ऑफ लॉ ने जिनको गिल्टी प्रूव नहीं किया है, मान लीजिए उनके फोटोज लग जाते हैं और बाद में वो जो है गिल्टी प्रूव नहीं होते, तो ये थोड़ा मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि जब तक कोर्ट सिद्ध ना करे तब तक लगाओ, बल्कि मैंने तो और कहा है कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक बेशक मत लगाओ, जिस दिन रिटायर हो जाए उस दिन लगाओ, ताकि जो आज काम कर रहे हैं उनको ये भय हो कि कभी हमारा फोटो यहाँ लग सकता है। और ये भी मेरा एक सुझाव है, हमने कोई लागू नहीं किया है और ना कोई इस प्रकार का लागू करने के लिए कोई डायरेक्शन मैंने दी है। हमने कहा कि ऐसा करेंगे तो देखिए कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति वो डरता है, या तो डरता है अपने संस्कारों के कारण से, जिसको आत्मिक जिसको कहते हैं, उसका एक क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस, वो अंतरात्मा कॉन्शियस से डरता है। वो उसके मन में एक डर होता है मुझे गलत नहीं करना है, या डरता है दंड से। अब दंड क्या कि जेल हो जाएगी, जुर्माना लग जाएगा इससे, और नहीं तो सबसे बड़ा डर होता है वो होता लोकलाज। जनता में अगर बदनाम हो गया, किसका लगाएंगे सर, तो ये कैसे डिसाइड करें? नहीं वो तो जो बदनामी का किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, जब एक्शन हो जाएगा भी हाँ इसको सजा हो गई है तो रिटायर होगा तो उसको लगा देंगे। सर इसी में एक ऐड ऑन है कि अविवाहितों की मांग है कि पहले तो एक पूरा जो है वो कैलकुलेशन की जाए कि पूरे प्रदेश के अंदर कितने अविवाहित हैं, और एक आयोग का गठन किया जाए, साथ ही साथ जो इनकी पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आज भी गाँव के अंदर आयोग का ऐसा है, मांग को रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार भी यहाँ से शुरू हुए थे, फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, अभी बहुत सी मांगे बाकी हैं और अगर वो पूरी होगी तो और भी आने वाली हैं। इसलिए इस मनुष्य स्वभाव रहता है कि मांगो, बंदूक का लाइसेंस लेना था, वो गया जी तोप का लाइसेंस दे दो, उनके तोप का तो मिलता नहीं, अगर तोप का मांगूंगा तो बंदूक तो मिल ही जाएगा। यात्रा चल रही है, ये बताएं कि हरियाणा में कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपको क्या फीडबैक आ रही है? देखिए एक बहुत ही सधी हुई सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए, फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जा कर के, उसके गांव में जा कर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा, अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा, नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए, जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक, टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आज़ाद होने के 100 साल पूरे होंगे हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। वो सवाल लैप्स हो गया जो मैंने आपसे पूछा था कि सोच क्या रही, क्या ये वही मांग थी जो एक व्यक्ति ने आपसे जनसंवाद में उठाई? मैं तो समझा था इस सवाल को भूल गए होंगे भूले नहीं। ऐसा था कि जो जानकारी हमारे पास फील्ड में से आती है, व्यक्ति शादी नहीं कराता है या शादी नहीं होती है, दोनों में तो अंतर है। न कराने वाले के अपने मन के कुछ विचार होते हैं, उद्गार होते हैं, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी सन्यासी परंपरा है जिन्होंने शादियाँ नहीं कराई,
बहुत बड़े सामाजिक ऐसे व्यक्ति हैं संख्या में जिन्होंने शादियां नहीं कराई हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो शादी नहीं होती, और न होने में एक बड़ा कारण हमारे हरियाणा में वो था जेंडर रेशो। जेंडर रेशो बहुत बिगड़ गई, यानी एक समय था जब 850 तक ही हो गई थी, बाद में बढ़ते बढ़ते जब हमने टेक ओवर किया था तो उस समय 851 थी, अब जो है 932 तक, एनुअल 932 पहुंची है, टोटल मिला के तो 913 ही है। तो 913 कह लें, 932 कह लें, तो भी महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज़्यादा थी, पुरुषों की शादियाँ नहीं होती थी। कुछ महिलाएं शायद किसी कारण से नहीं कराती होंगी, लेकिन महिलाओं की शादी होती नहीं है ये समस्या नहीं थी, पुरुषों की ये समस्या थी। उसमें से एक आयु के बाद ऐसे पुरुषों का समाज के अंदर जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो कम हो जाती थी। यहाँ तक भी हमको जानकारी मिली है, मतलब होती है कि गांव में ऐसे लोगों को एक आयु के बाद घर में ही कई बार उनको सम्मान नहीं मिलता पूरा, तो ऐसे लोगों को भी कुछ सहानुभूतिपूर्वक अगर हम पेंशन देते हैं तो घर में सम्मान उसका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान बढ़ सकता है, और हुआ है। अब जैसे ही पता लगा लोगों को 2700, 2800 या 3000 पेंशन हो गई है, लोगों के देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। तो एक सामाजिक सम्मान उनको मिले, कुल मिला के शायद पैसे की आवश्यकता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन सामाजिक सम्मान मिले। हाँ, पैसा अगर साथ में है तो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। सर ये काम नहीं करते क्या? हाँ, उसके पैरेलल उसी हिसाब से उसका। आपने 60,000 लोगों का HKR में भर्ती करने को बयान दिया है, इसकी आज बड़ी चर्चा हो गई है। 1,10,000 के आसपास रिपोर्ट हो गई है और या दे दिया, कुछ लोगों को नहीं भी दे दिया। 60,000 ये क्या, ये जो फिगर है, नहीं, ये क्या फिगर है आप बताएंगे? HKR से 60,000 जो फिगर कल आई एक मिनट। ये क्या है? 1,08,000 तो कोटेड है सर, और 16,000 को हमने नए फ्रेश को जॉब दिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफर। ये थोड़ा माइक पे 1,08,000 तो सर हमारे पुराने जो है वो कोटेड मैन पावर है सर, ठीक है। 1,08,407, और जो फ्रेश डिप्लॉयड है ऑफर लेटर 16,799 के गए हैं, एक्टिव उसमें से अभी 10,800 आ रही है। ये 60,000 की फिगर है, ये कल सीएम साहब का प्रेस होगा। ये तो टोटल होगा साल का, रखे जाने का कुछ ऐसा नहीं, साल का था टोटल विच इंक्लूड्स HPSC। रखे जाने अगले साल, जिनकी प्रक्रिया चल रही है। वो तो ग्रुप सी की और डी की नहीं, वो तो 1,16,000 हो गया ना। नहीं, कल कोई प्रेस नोट दिया, 1,08,000 से प्रेस नोट है? कुछ स्पेशल स्टोरी भेजी थी, उसमें 60,000 का मैंने नहीं, क्या था प्रक्रिया थी। 60,000 तो केवल टोटल जो भर्ती करनी है HSSC HPSC वो तो नई भर्ती करनी है। वो 60,000 की फिगर है, बजट में भी आई। जो HSC से जनरल बजट चली है ना, हाँ, वही चल रहा है, वही है 60,000। HKR का तो सिर्फ 16,000 ही है। HKR 16,000 कर लिए हैं, आज ऐसे 986 और की है ये। हाँ, तो इसमें वो ऐड ही हो गए ना। सर एक और सवाल है सर। सर आपकी महिला आयोग पे एक वो बम्बल ऐप कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर भी बातचीत की थी। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, और वहाँ पे उसमें जांच में क्या अब तक निकल के आ रहा है? देखिए, अभी तो इतना ही है कि महिला आयोग ने एक फाइंडिंग वहाँ की है, पुलिस को कहा है कि इसकी जांच करें, जांच करके उनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक दिखाया गया डेटिंग का कोई पोर्टल था, ऐप था, तो डेटिंग का ऐप दिखाया गया, तो एक लड़की वहाँ बैठी थी स्वयं उस क्लासरूम में, तो कहीं उसका भी कनेक्शन उसके अंदर लग गया, कोई सिस्टम रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उस लड़की की आपत्ति के कारण से वहाँ शोर मचा और कुछ विद्यार्थियों ने भी शोर मचाया।